Okay, Namaskaram. We are going to start with the question, small question on the allowances that we have discussed yesterday. So, is Mr. Shrikant has two sons. He is in receipt of children education allowance of 150 per month for his elder son and 750 per month for his younger son. Both his sons are going to school. अगर यहाँ पे ये भी लिखा होता अगर नॉट गोइंग टू स्कूल, उससे हमारे एग्जाम्शन के ऊपर कोई फर्क पड़ता क्या? नहीं पड़ता. ही ऑल्सो रिसीव द फॉलोइंग अलाउंसेस, दैट इज ट्रांसपोर्ट अलाउंस एंड ट्राइबल एरिया अलाउंस. तो आप मुझे एग्जाम्शन बता सकते हो कि एटलीस्ट व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू रीड चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस? क्या एग्जाम्शन आपके माइंड में आता है? 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, वो आ गया. देन ट्रांसपोर्ट अलाउंस जब आप पढ़ते हो तो 3200 आता है. याद आ रहा है क्या आपको? 3200, बट दैट इज ओनली फॉर होम? हैंडीकैप, डम, डेफ एंड ब्लाइंड. तो यहाँ पे कहीं पे भी लिखा है क्या ये हैंडीकैप, डम, डेफ एंड ब्लाइंड है? नहीं है. तो फिर क्या होगा? टैक्सेबल हो जाएगा. एंड ट्राइबल एरिया अलाउंस आपके माइंड में क्या आ रहा है? 200 रुपीज पर मंथ आ रहा है. तो दैट इज अगेन व्हाट यू से एग्जम्पशन. लेकिन ये सारे एग्जम्पशन जो आपने बोले ये कौन से रिजिम के है? ओल्ड रिजिम के. और यहाँ पे इन्होंने रिजिम ही नहीं बोला. नाउ देयर आर हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज? 2 पॉसिबिलिटीज. जब 2 पॉसिबिलिटी तो कितने आंसर लिखेंगे? 2 आंसर लिखेंगे. तो लेट्स स्टार्ट विद दैट पर्टिकुलर थिंग. वेरी सिंपल थिंग बट स्टिल यू मेक मिस्टेक्स, तो हम कर लेते हैं. Please write down Shrikant. कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल अलाउंस निकाल रहे हैं हम, सैलरी नहीं निकाल रहे. तो डिडक्शंस वगैरह आपको नहीं देने क्योंकि आपको अभी तक बाकी कुछ भी नहीं पता है. अब आप या तो टॉप पे लिखो या बॉटम में लिखो, जहाँ पे भी आपको जमता है. लेकिन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डिफ़ॉल्ट रिजिम. चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 150 है एल्डर सन के लिए और यंगर सन के लिए 70 रुपीज़ है. एल्डर सर का कैलकुलेशन कैसे होगा? 150 मिल रहा है, 150 से कितना माइनस करूंगा? 100 इंटू क्या करना पड़ेगा? ये कितना आएगा? 50 इनर कॉलम में लिखूंगा तो
है, यंगर सन। यंगर सन को मिली कितना रहा है? क्या 70 में से 100 माइनस होता है? तो 70 में से कितना माइनस हो जाएगा? तो इसका कितना आएगा? 0 आएगा ना। इसका ऑल्टरनेटिव रॉन्ग आंसर क्या है? इसका ऑल्टरनेटिव रॉन्ग आंसर क्या है? रॉन्ग आंसर क्या है इसका? आप लोगों ने क्या निकाला था? निकाला भी था क्या आपका? अगर 600 नहीं आया होगा तो आप लोगों ने क्या किया होगा? ये मैंने गलत लिखा, सॉरी। नहीं नहीं नहीं, मैं वही लिखने, मेरा गलत लिखा मैंने। तुम लोग ने ऐसे किया क्या? नहीं, माइनस किया है कि डिफॉल्ट रख के ही कंटिन्यू करूं? डिफॉल्ट रख के कंटिन्यू अगर मैं करूं तो फिर एक मिनट, मैंने लिखा डिफॉल्ट और सॉल्व किया ऑप्शनल रिजिम से। मैं वो नहीं बात कर रहा था। चलो ठीक है, अभी आप लोग डिफॉल्ट रिजिम पहले कर लेते हैं, उसके बाद ये कितना आ रहा है? यहाँ पे कितना आ रहा है? ट्रांसपोर्ट अलाउंस और ट्राइबल एरिया अलाउंस। This should be your answer. यहाँ पे बताइए, यहाँ पे क्या होगा? अभी अलाउंसेस के ऊपर एग्जम्पशन मिलना चालू हो जाएगा। यहाँ का रॉन्ग आंसर क्या होता है मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था। बच्चे क्या करते हैं? नहीं, उसको मिला कितना है अलाउंस? 150 और 70 मिला है ना, तो मिला कितना है? 220 मिला है ना, 220 मिला है। उसमें से बच्चे क्या माइनस करते हैं? 100 रुपया एक बच्चे का ना, तो दो बच्चों का कितना होता है? 200 रुपया, ठीक है ना। तो 220 लेते हैं और 200 रुपया माइनस करते हैं और 20 रुपीज इंटू 12 करते हैं। ऐसे नहीं करना है। दिस इज द लर्निंग दैट आई वांटेड टू गिव यू, कि जब एग्जम्पशन पर चाइल्ड लिखा है तो आपको अप्लाई भी पर चाइल्ड करना है। आप छोटे बच्चे का एग्जम्पशन जो बचा हुआ 30 रुपीज है, बड़े बच्चे को ट्रांसफर नहीं कर सकते। समझ रहे आपको मैं क्या बता रहा हूं? तो हर एक का अपना एग्जम्पशन है, तो इसलिए आप प्लीज वैसे याद रखिए, अप्लाई भी वैसे ही कीजिए।
ट्रांसपोर्ट अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल क्योंकि इट इज ओनली एग्जाम फॉर या फुल्ली टैक्सेबल फुल्ली टैक्सेबल एक्सेप्ट मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं डम ब्लाइंड डम डेफ हैंडीकैप आप लोगों को याद रहे करके। और ट्राइबल एरिया अलाउंस कैसे लिखा जाएगा अभी इसमें? $500 minus 200 that means 300 into 12। तो आपका दूसरा आंसर जो आता है वो 25,800 आता है। अब आप लोग जो मुझे पहले आंसर दे रहे थे 3,000 4,000 वो जो भी आप आंसर दे रहे थे वो आप मुझे मंथली बेसिस पे दे रहे थे। आप समझ रहे हो क्या? तो यहाँ पे वो क्या सीखना है कि हम कभी भी मंथली बेसिस पे कंप्यूट नहीं करते। वी ऑलवेज कंप्यूट टैक्सेबल वैल्यू फॉर अ प्रीवियस ईयर। आवर असेसमेंट एरिया इज प्रीवियस ईयर। आपको मंथली टैक्स निकालने के लिए इनकम टैक्स में कोई नहीं बोलता, इट्स नॉट जीएसटी। आप जीएसटी में मंथली कंप्यूट करते हो, आपका टैक्सेबल पीरियड ही 1 महीना होता है। इनकम टैक्स में टैक्सेबल पीरियड इज ऑलवेज एंड ऑलवेज होल प्रीवियस ईयर। तो आप बाद में बोलने का नहीं मैंने मंथली किया था, मंथली किसी ने पूछा नहीं है आपको, ठीक है ना। आपको हमेशा प्रीवियस ईयर के लिए करना है। मैं नहीं बता रहा हूँ 12 मंथ के लिए, मैं बता रहा हूँ प्रीवियस ईयर के लिए। अगर उसने जॉब जनवरी से ज्वाइन की होगी तो जनवरी टू मार्च, पीरियड ऑफ प्रीवियस ईयर मैटर्स यहाँ पे, ठीक है ना। तो दैट्स अनदर लेसन, इजी है। अरे बोलो हो, ठीक है ना। तो क्या आपने 2-3 लर्निंग यहाँ से क्या ली कि डिफॉल्ट रिजीम में आपको अलाउंसेस का एग्जम्पशन नहीं मिलता और ऑप्शनल रिजीम में ऐसे मिलता है। आप मंथली बेसिस पे नहीं करोगे और अलाउंस अगर पर चाइल्ड लिखा है तो एग्जम्पशन भी आप पर चाइल्ड अप्लाई करोगे, ठीक है। और विनायक सर बहुत ही जल्दी हमें क्वेश्चन बुक और ये बना के देंगे एक्सेल शीट, कोई टेंशन नहीं है। आगे चलूं? हाँ हाँ, तो वही तो रखने का ना, वो खाली हैंडीकैप वो रिवीजन नहीं करने का तरीका है। आप रिवाइज नहीं करते, आपने नोट्स भी नहीं बनाए होंगे। तो यू गाइज आर एक्सपेक्टेड टू राइट डाउन द नोट्स। समरी बुक आपकी बननी है। हाँ, हम वेट कर रहे हैं कि हम आपको पहले देंगे उसके बाद आप बनाओ, लेकिन ठीक है, जब भी आप बनाओगे आपको खुद के हाथों से ये सारे एग्जम्पशंस लिखने पड़ेंगे, तभी आपको एक बार, देखो लाइफ में एक बार तो लिखना ही पड़ेगा ना। मैं चाहता हूँ साइमल्टेनियसली लिखे, लेकिन हमारे पास टाइम ही इतना कम होता है कि साइमल्टेनियसली लिखने का उतना मौका नहीं होता। तो आप लोगों को थोड़ा एफर्ट डाल के, वो तो आपको असाइनमेंट बुक समझ के हम आपको सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड कर देंगे। प्लीज़ राइट इट डाउन, प्रिंट मत लो, लिखो। आप लोग लिखोगे तो अच्छा होगा। चले, अब कल हमने क्या किया था, वी हैव लेफ्ट फ्यू अलाउंसेस जिसके ऊपर हमने ज़्यादा बात नहीं की। तो एक अलाउंस है भैया उसमें का जो हमने कल छोड़ा था, वो है एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस प्राइवेट सेक्टर को भी मिल सकता है, गवर्नमेंट सेक्टर को भी मिल सकता है। तो स्टेप 1 आप देख सकते हो यहाँ पे, टैक्सेबल टू ऑल, मतलब प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, अगर आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस दिया गया तो पहले तो टैक्सेबल वैल्यू में लेना है, वो फिक्स है। जैसे हमने एग्जम्पशन अभी प्रोवाइड की है, वैसे एंटरटेनमेंट अलाउंस का कोई एग्जम्पशन नहीं है। देर इज नो एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10। सेक्शन की भाषा में बात करो तो एंटरटेनमेंट अलाउंस के ऊपर सेक्शन 10 अप्लीकेबल नहीं होता। जैसे अभी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हो गया, ट्राइबल एरिया अलाउंस, ओल्ड रिजिम की बात कर रहा हूँ मैं, फिर से ओल्ड रिजिम में आ गया हूँ, ठीक है ना। न्यू रिजिम को तो हम लोग ने सबसे लास्ट में बात करना है। आपने खाली अभी डिस्कशन देख लिया कि न्यू रिजिम में कुछ अलाउंस देनी नहीं, तो बात क्या करेंगे आप, ठीक है। तो टैक्सेबल टू ऑल पहले लेना है। स्टेप 2 में इसको डिडक्शन दिया गया है, डिडक्शन।
अब डिडक्शन और एग्जम्पशन में का धीरे धीरे आप लोगों को डिस्टिंक्शन समझ में आना चाहिए। एग्जम्पशन जो होता है ना वो हम आउटर कॉलम में कभी लिखते ही नहीं। आपने देखा मैंने ये यहाँ पे कैसे लिखा, इनर कॉलम में एडजस्ट किया था एक्सेल शीट में आपके, ये इनर कॉलम टेबल में पर्टिकुलर इधर नहीं आना चाहिए। जो अमाउंट एग्जम्प्टेड है आप ऐसे नहीं बोल सकते सर एक काम करो ना, पूरा जितना मिला है बाहर के कॉलम में लिखो उसमें से माइनस करो। एग्जम्पशन विल नेवर कम टू दिस आउटर कॉलम। ये चार्जेबिलिटी का कॉलम है, ये बहुत ही लीगल और टेक्निकल है। ये चार्जेबिलिटी का कॉलम में इधर एग्जम्पशन आता ही नहीं, लेकिन डिडक्शन कहां पे आता है पता है? आउटर कॉलम में। पहले वो वैल्यू टैक्सेबल वैल्यू में ऐड होगी, ग्रॉस सैलरी बनेगी, उसमें से डिडक्शन माइनस होते। तो डिडक्शन और एग्जम्पशन का वो भी एक फर्क है कि एग्जम्पशन इनर कॉलम में माइनस होते हैं और डिडक्शंस आउटर कॉलम में माइनस होते हैं, बाहर के कॉलम से माइनस होते हैं, टैक्सेबल वैल्यू में से माइनस होते हैं। एग्जम्पशन तो टैक्सेबल वैल्यू है ही नहीं, उसके ऊपर तो टैक्स कभी लगना ही नहीं था, तो डिडक्शन हमें प्रोवाइड करना है। चलो ठीक है, इतना समझ लो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। मैंने क्या बोला कि भैया आपने क्या लिखा है, आपने क्या लिखना है, जल्दी बोलो ना। पहले एंटरटेनमेंट अलाउंस मिला, आपको लिखना है जैसे सैलरी मिली वैसे ही कॉलम में लिखना है। आ गया ग्रॉस सैलरी, उसमें से अंडर सेक्शन 16 3 डिडक्शन देने होते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन विच इज अंडर सेक्शन 16 1A, ये हो गया एंटरटेनमेंट अलाउंस, ठीक है ना। और एक हमें मिलता है एम्प्लॉयमेंट टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, तीन ही तो डिडक्शन है आपके। तो एंटरटेनमेंट अलाउंस कितना वो लोग माइनस करेंगे, तो बोलते हैं 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी। अब किसी इंसान का एनुअल सैलरी 10 लाख है तो 1/5 कितना हो गया, एनुअल बेसिक सैलरी 10 लाख है तो 1/5 मतलब कितना, अरे 20% ना, हाँ तो 2 लाख रुपया हो गया। तो पहला नंबर वो है 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी, 1/5 ऑफ, ये क्लियर है, दैट्स ओनली कंप्यूटेशन यू हैव टू डू, 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी। इसके एम्प्लॉयर ने इसको 1.5 लाख रुपया दिया था पूरे साल भर में एंटरटेन होने के लिए, कितना 1.5 लाख। एग्जम्पशन उससे ज्यादा दूं, 1.5 लाख से ज्यादा दूं नहीं, तो 1.5 लाख पे रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा ना जितना मिला। इसलिए हमारा सेकंड नंबर हमेशा क्या होता है, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड, कि भैया आपको मिला कितना वो तो देखो। 1/5 ऑफ बेसिस कर ली तो 2 लाख आ गया, लेकिन आपको मिला 80,000 ही है तो 80,000 ही एग्जाम करूंगा। मिला 1.5 लाख है तो 1.5 लाख ही करूंगा। तो मेरे एग्जाम्पल में मिला था आपको 1.5 लाख रुपया, ठीक है ना। 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी आता है 2 लाख रुपया। और तीसरा जो है उसको हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिमिट, इनकम टैक्स का लिमिट। इनकम टैक्स ने बोला है पूरे साल में 5,000 से ज्यादा डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो मैक्सिमम क्या आ गया मेरे अभी इक्वेशन में, 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी 2 लाख आ गया था, एक्चुअल में 1.5 लाख मिला था, डिडक्शन कितने का मिलेगा 5,000 का, विच एवर इज लोअर है तो भैया 5,000 रुपया बाद में माइनस होगा। तो ऊपर ऐड 1.5 लाख हुआ रहेगा, नीचे माइनस 5,000 हो गया। ये समझ में आ रहा है? ओके, तो बस ये इतना यहाँ पे बात करनी थी और कुछ नहीं। ये ओवर क्या लिखा है तो ये खाली ऑप्शनल रिजिम में होता है, आपको पता ही है, हम बात ही ऑप्शनल रिजिम की कर रहे हैं, डिफॉल्ट रिजिम में ऐसा कुछ होता ही नहीं। अब इसके आगे का जो अलाउंस है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अलाउंस है हमारे लिए, ठीक है ना, एंड दैट इज HRA। यहाँ पे टैक्स की प्लानिंग होती है मतलब अभी आपने देखे अलाउंसेस, बहुत बड़े बड़े नंबर थे क्या उसमें, कि आपने बहुत ज़्यादा टैक्स बचा लिया, 100 रुपीज़ का डिडक्शन लेके, एग्जाम्शन लेके, 200 रुपीज़ का एग्जाम्शन लेके बहुत ज़्यादा बचा लिया क्या, नहीं। लेकिन यहाँ पे लोग अच्छा खासा टैक्स बचा लेते। मुंबई में ऑन एन एवरेज, मुंबई की बात कर रहा हूँ, साउथ बॉम्बे की बात कर रहा हूँ, ऑन एन एवरेज 2 BHK फ्लैट का रेंट कितना है मुंबई में? 2 BHK फ्लैट का रेंट क्या चालू है पर मंथ की बात कर रहा हूँ। हाँ, एरिया के ऊपर भी डिपेंड है, बिल्डिंग के ऊपर भी डिपेंड है। तो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख से स्टार्ट है, ठीक है ना, पर मंथ का रेंट है। और अगर बिल्डिंग, अगर हाई राइज बिल्डिंग है, मतलब 50 फ्लोर, 80 फ्लोर, 90 फ्लोर, अगर ऐसे बिल्डिंग है तो 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख रुपया पर मंथ का रेंट चालू है वहाँ पे, क्योंकि उन फ्लैट्स की वैल्यू ही 5 करोड़, 8 करोड़, 12 करोड़, 15 करोड़। अब जिस फ्लैट की वैल्यू उतनी ज़्यादा है तो उसका प्रोपोर्शनेट रेंटल भी ज़्यादा ही होगा। तो दिस इज़ द रेंट विच इज़ गोइंग ऑन। तो मुझे बताओ, बहुत सारे लोग मुंबई में रेंट पे रह रहे हैं, इन्हीं घरों में, कोई 5 लाख रुपया पर मंथ रेंट दे रहा है, तो उसका सैलरी कितना होना चाहिए? 20 लाख, 25 लाख ऐसा होना चाहिए मंथली सैलरी, तभी तो कोई बंदा 5 लाख का रेंट अफोर्ड कर पाएगा, नहीं तो अफोर्ड ही नहीं करना चाहिए इतना। तो 5 लाख का रेंट दे रहा है तो आपको नहीं लग रहा उसको थोड़ा तो डिडक्शन देना चाहिए, एग्जम्पशन देना चाहिए? एम्प्लॉयर ने, गवर्नमेंट ने दया करनी चाहिए, बेचारा इतना गरीब है कि उसके पास रहने के लिए खुद का घर नहीं है। तो ये मेन प्रॉब्लम मेट्रो सिटीज में आता है, मेट्रो सिटीज के रेंट बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पे हम लोग मेट्रो, हम तो
हम तो गांव में रहते हैं, अपन लोग तो गांव में हैं। हमारे यहाँ पे 3 BHK का पूरा बंगलो अपने को मिला है 9,000 रुपया रेंट पे, ठीक है ना। 8,000 रेंट प्लस उसका 3-4 हज़ार रुपया आप इलेक्ट्रिसिटी पकड़ लो, 12,000 के आसपास अपने को क्या मिल गया, पूरा 3 BHK बंगलो मिला है। क्योंकि हमारे यहाँ पे इतनी डिमांड नहीं है, डिमांड घरों की उतनी डिमांड नहीं है, डिमांड नहीं है तो उतनी उसकी अभी प्राइसिंग नहीं है। अगर हम 2 किलोमीटर अंदर जाते, ज़्यादा नहीं, 2 किलोमीटर यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर अगर हम गांव में चले जाते, ग्राम पंचायत में और कहीं, ठीक है ना, जहाँ पे अभी हम लोग रहते हैं वहाँ से और थोड़े अगर अंदर चले जाते तो वो रेंट 50% होगा। और 3 किलोमीटर अगर आप आगे चले जाते हो तो 1,000-1,500 रुपये में आपको घर मिलेगा। इतना सस्ता होता है यहाँ पे। और वैसे ही जैसे जैसे सिटी की तरफ मूव होते जाओगे वैसे वैसे रेंट बढ़ते जाएगा। तो सर सिटीज़ में रेंट ज़्यादा क्यों होता है, कैन यू प्लीज़ टेल मी, सिटी में रेंट ज़्यादा क्यों होता है? डेवलपमेंट ज़्यादा होती है, ओके। और सबसे इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज़ है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये सब है, ये रीज़न है, फैसिलिटीज़ है, डेवलपमेंट है, अच्छी लाइफस्टाइल है, और जॉब अपॉर्चुनिटीज वहाँ पे ज़्यादा है, और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेंट्रेटेड पॉपुलेशन है ना वहाँ पे। एक छोटे शहर में बहुत ज़्यादा लोग आ जाते हैं तो पॉपुलेशन सडनली राइज होता है, और पॉपुलेशन राइज होगा तो इकोनॉमिक्स पढ़ा है, डिमांड सप्लाई तो उतना ही है घरों का, और डिमांड बढ़ते जा रहा है तो प्राइस राइज होगा, ठीक है ना। इतना तो कॉमन सेंस है, हाई डिमांड लो सप्लाई प्राइस राइज, तो उसकी वजह से वहाँ पे प्राइस ज़्यादा है। मैं बाकी सब रहने दो, बाकी सब बोलना नहीं चाहता। आप मान लेते हैं कि आप भी किसी मेट्रो सिटी में काम करने का चालू किया, आप अपने सैलरी का मैक्सिमम कितना परसेंटेज, मैक्सिमम पूछ रहा हूं, आप अपने दिल को पूछो, 1 लाख रुपए आपका महीने का पगार है, आप मैक्सिमम कितने रुपए के रेंटेड फ्लैट में रहोगे? 1 मिनट। हाँ दादा बोला ना, कसलं प्यायचं? हा सर वेळ लागणार हो, एवढ्या लवकर कोण देणार पाणी आम्हाला? बोर चालू नाही होत आहे, सांगतो मी, सांगतो थांबा, सांगतो। हाँ कौन जा सकता है अभी? ऋषि उठा है क्या? उसको बोल पानी इधर आप किधर से तो भर के लेके जा साइड पे करके, चाय नाश्ता भी लेके जा बोल। पहले पानी, हाँ बोलतो ना। 1 लाख रुपया आप लोगों का ये है, मंथली सैलरी है। मैं आप ही को पूछना चाहता हूँ, परसेंटेज में बता दो या अमाउंट में बता दो, हम लोग निकाल ही लेंगे परसेंटेज या अमाउंट। मैक्सिमम पूछ रहा हूं मैं, मैक्सिमम आप कितना रेंट भरने के लिए रेडी रहोगे? अच्छी सिटी में काम कर रहे हो, 1 लाख रुपया रेंट है, 1 लाख रुपया सैलरी आपकी है, तो 30% आपके मन में आ रहा है, तो मतलब 30,000 रुपया आप बता रहे विनायक सर, ये बोल रहा है 10-15 हज़ार। ये मुंबई में तो रहेगा ही नहीं फिर। अरे ऑब्वियसली ना, मुंबई में आप रह ही नहीं सकते उतने रेंट पे, मुंबई में उतने रेंट पे घर ही नहीं मिलेगा आपको। और चौल में मिल सकता है, लेकिन चौल में क्या ही लेना। और थोड़ा अगर कोई बढ़ाने चाहता है, अच्छी कॉलोनी है, अच्छी सोसाइटी है, लिफ्ट है, सिक्योरिटी अच्छी है, तो मैक्सिमम और कितना बड़ा आपका कलेजा जा जाके कहाँ तक जा सकता है? हाँ 50% तक जा सकता है। 80% वाला है क्या कोई कि मैं 1 लाख रुपया कमाऊंगा और 80,000 भाड़ा भरूंगा? है क्या ऐसा पैसा कि जिंदगी जी लेता हूं ना, क्या ही है पैसे कमा के, क्या ही मतलब है? आपको ऐसा फीलिंग नहीं आएगा कि आप लैंडलॉर्ड नहीं, आपको लैंडलॉर्ड ने ही पैदा किया है, उसी के लिए आप काम कर रहे हो, जिस घर का मालिक है उसी के लिए आप कमा रहे हो, कि आप कमाओगे और उसका घर चलाओगे? तो 50% इज राइट आंसर, कि मैक्सिमम 50%। और छोटे शहरों में रहोगे तो, नॉन मेट्रो में रहोगे तो 30, 35, 20। गवर्नमेंट ने 40 दे दिया आपको। गवर्नमेंट ने कितना दे दिया है? 40 क्यों दिया है गवर्नमेंट ने? क्योंकि मेट्रो सिटी मतलब, अभी मुझे बताओ, कैन यू प्लीज नेम फ्यू मेट्रो सिटीज? जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। मेट्रो सिटीज का नाम क्या है हमारे देश में? मेट्रो सिटीज का नाम क्या है? बैंगलोर और मुंबई है, मुंबई डेफिनेटली, और दिल्ली है। और मेट्रो सिटीज के नाम बोलो ना फटाफट। मेट्रो सिटीज कौन सी है? हाँ, और मुंबई, हाँ, और दिल्ली, पुणे, हाँ। हाँ नहीं, चलो ठीक है, बताओ तुम्हारे मन में जो आता है पहले वो बताओ।
मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, ये भी है। और ऐसा कैसे? बैंगलोर क्यों ऐड कर रहे हो तुम लोग? और फिर अहमदाबाद आप गए नहीं? फिर नहीं, ऐसा नहीं, फिर आप पुणे भी गए नहीं हो? पुणे भी बहुत अच्छा डेवलप हो चुका है, नासिक भी डेवलप हो रहा है, नॉर्थ में बहुत सारे शहर है। इंदौर इज वन ऑफ द फेमस सिटी नाउ एमपी का। शायद 3 साल से उसको कंटिन्यूसली अवार्ड भी मिल रहा है, द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया करके। तो देर आर फार बेटर सिटीज देन दिस सिटी जिसके आप नाम ले रहे हो। बैंगलोर मेट्रो सिटी में ऐड हो करके बहुत दिनों से डिमांड हो रही है, लेकिन आज तक ऐड हुआ नहीं है। और अगर आप बैंगलोर में जाके रेंट देखोगे तो मुंबई जैसा रेंट नहीं है। बैंगलोर में भी आपको 15,000 में, 20,000 में अच्छा 2 BHK फ्लैट मिल जाता है, एक्सेप्ट फ्यू हाई डिमांड, मतलब होता है ना प्रीमियम एरिया होता है, वो प्रीमियम एरिया छोड़ दो, लेकिन नॉर्मल बैंगलोर की मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि बैंगलोर कोस्टल एरिया नहीं है मुंबई जैसा, वो 360 डिग्री एक्सपांड हो सकता है, लैंड एरिया है। तो पॉपुलेशन का भी मतलब डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती ही नहीं है, डेंस पॉपुलेशन है ही नहीं। और ज़्यादा लोग आएंगे और आगे आगे बिल्डिंग बनती जाएंगी। कहाँ तक बनते जाने तो क्या फ़र्क पड़ता है, पूरे तीनों साइड से, चारों साइड से क्या है, लैंड ही है। मुंबई का प्रॉब्लम क्या है, एक ही साइड पे लैंड ओपन है, बाकी तो पूरा कवर है ओशियन से। तो वो अपना, हर सिटी के अपने एक चैलेंजेस है। बैंगलोर इज नॉट अ मेट्रो सिटी। कुछ बच्चों को लगता है जिस भी सिटी में मेट्रो ट्रेन लग जाती है उसको मेट्रो सिटी बोलते हैं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लिस्ट मी डेवलप सिटीज, ऑब्वियसली बैंगलोर, सूरत, अहमदाबाद, बड़ौदा, ये सब मेट्रो डेवलप सिटीज है, ऑलमोस्ट मेट्रो जैसे हैं। जितनी मेट्रो में फैसिलिटी हो सारी फैसिलिटी वहां पे, लेकिन मेट्रो मतलब गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए हुए मेट्रो वो खाली 4 ही है, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता। तो आप मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता में अगर आप रहते हो तो 50% ऑफ सैलरी लिमिट मानने का। आपके दिल को बताओ, मैं इनकम टैक्स के लॉ नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको बता रहा हूँ, आपके दिल को समझाओ कि मैक्सिमम में मेट्रो सिटी में कितना रेंट भरेगा, मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं। और तेरे सर पे अगर खून सवार है, तो 70% 80% अगर रेंट भर रहा है तो तेरा प्रॉब्लम है इनकम टैक्स का नहीं। इनकम टैक्स रेस्ट्रिक्ट कर देगा एग्जम्पशन कितने तक, 50% ऑफ सैलरी तक। यहाँ तक क्लियर है? आगे चलूँ। अदर देन मेट्रो सिटीज़ मतलब मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता छोड़ के अगर आप किसी और भी सिटी में रहते हैं, बैंगलोर, पुणे डेवलप होने दो, या हमारा कोल्हापुर होने दो, या जहाँ पे हम रहते हैं अभी, ऐसे कोई भी छोटे मोटे शहर में आप रहते हो तो 40%, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। गवर्नमेंट ने हायर साइड पे 40% बोला है, ओके। अब मैंने आपको जैसे चालू किया कि इसमें प्लानिंग पॉसिबल है, तो इसमें चोरी भी पॉसिबल है। प्लानिंग पॉसिबल है तो क्या पॉसिबल है, एक तो होता है प्लानिंग। प्लानिंग मतलब क्या, आपको HRA का एग्जम्पशन लेने के लिए आपको कौन से घर में रहना पड़ेगा, रेंट पे रहना पड़ेगा। अगर आपको HRA दे रही है कंपनी, लेकिन आप खुद के घर में रहते हो तो आपको एग्जम्पशन कैसे मिलेगा, मिल ही नहीं सकता, क्योंकि एग्जम्पशन तो उन्हीं को ही मिलता है जो एक्चुअली कौन से घर में रहते हैं, रेंट के घर में रहते हैं। तो फिर कुछ बच्चे क्या बोलते हैं, हाँ हम रेंट के घर में तो रहते हैं, जिस घर में हम रहते हैं वो रेंट का घर है। लेकिन फिर दूसरा सवाल ये पूछना होता है, आप रेंट भर रहे हो क्या? जैसे हस्बैंड एंड वाइफ दोनों रेंटेड घर में रहते हैं, और हस्बैंड जो है वो क्या कर रहा है, रेंट भर रहा है, तो वाइफ को एग्जम्पशन मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो अपने बहुत क्लोज फ्रेंड है, नाम नहीं लेना चाहता, रिकॉर्डेड लाइन है करके, मेरे लाइफ में 3 ही फ्रेंड है, उसमें का एक, ठीक है ना, आप गेस कर लो, कोई अगर गेस करे तो उसमें का जो हस्बैंड पार्ट है ना, कोई एक फ्रेंड है समझ लो, जिसका एक हस्बैंड है जो बिजनेसमैन है। क्या है? बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन को HRA का एग्जम्पशन मिलता है क्या? अरे ये तो सैलरी चैप्टर वालों को मिलता है ना। और बिजनेस वालों को पर्सनल घर का डिडक्शन नहीं मिल सकता, क्यों? क्योंकि तो पर्सनल एक्सपेंडिचर है। PGBP में खाली कौन सा डिडक्शन मिलता है? अरे PGBP में खाली बिजनेस एक्सपेंडिचर का। रेसिडेंशियल घर इज नॉट अ बिजनेस एक्सपेंडिचर। तो उसने अगर हस्बैंड ने अगर रेंट भरा, हस्बैंड का इनकम ज़्यादा था, हस्बैंड ने अगर रेंट भरा तो उसको कोई डिडक्शन एग्जम्पशन नहीं है। मान लेते हैं ऐसे, एक आध है लेकिन वो बहुत आगे जाके पढ़ाऊंगा, लेकिन नहीं है ऐसे, आपके नॉलेज के हिसाब से नहीं है।
तो वाइफ जॉब करती थी एमएनसी में, तो रेंट कौन भरना चाहिए, हस्बैंड और वाइफ में? वाइफ ने भरनी चाहिए। क्यों? ईगो हर्ट हो जाएगा ना, लेकिन वाइफ लोगों का फटक से ईगो हर्ट हो जाता है रेंट भरने बोल दो तो ईगो की बात चल रही है कि टैक्स प्लानिंग की बात चल रही है? टैक्स प्लानिंग की बात चल रही है। हस्बैंड को एचआरए का एग्जम्पशन नहीं है, वाइफ को एचआरए का एग्जम्पन मिल सकता है, लेकिन अगर हस्बैंड ने एक्चुअल रेंट भरा तो वाइफ को एचआरए का एग्जम्पशन नहीं मिल सकता। वाइफ को अगर एचआरए का एग्जम्पशन लेना है तो वाइफ शुड पे द रेंट। ये समझ में आ रहा है आपको? ये होगी प्लानिंग में। कोई चोरी किया क्या अभी तक? नहीं, इसको प्लानिंग बोलते हैं। प्लानिंग पॉसिबल है ना इस सेक्शन में, तो इसको प्लानिंग बोला जाता है। चलो ये प्लानिंग हमने कर ली। चोरी कैसे करते हैं? हस्बैंड का खुद का घर है, खुद का, और वाइफ हस्बैंड को रेंट दे रही है घर में रहने का, ये प्लानिंग है। क्योंकि सेक्शन में है कि रेंट देना है, सेक्शन ने ये नहीं बोला किसको देना है। हस्बैंड वाइफ साथ में रह रहे हैं यार। अब खाली गवर्नमेंट को दिखाने के लिए कि मैं रेंटेड घर में रह रही हूं, वाइफ क्या देती है? हस्बैंड को रेंट देती है, ठीक है ना। या हस्बैंड और वाइफ दोनों साथ में रहते हैं मम्मी पापा के घर में, किसी के भी मम्मी पापा या वाइफ के मम्मी पापा या हस्बैंड के मम्मी पापा के घर में रहते हैं। और क्योंकि वो अपनी मम्मी पापा के घर में रहते हैं, और ऑब्वियसली मैं मान लेता हूं कि हस्बैंड वाइफ अच्छा कमा रहे, मतलब मम्मी पापा शायद रिटायर लाइफ जीते होंगे, तो उनका टैक्सेबल इनकम बहुत ज्यादा नहीं होगा, तो ये लोग अपने ही माँ बाप को क्या दे रहे हैं? रेंट देते हैं, ऐसे दिखाते हैं। और गवर्नमेंट इन सारे धंधों से फ्रस्ट्रेट होकर उन्होंने डिफॉल्ट रिजिम निकाला है कि जाओ सालो एचआरए का एग्जम्पशन ही विड्रॉ कर दिया, जाओ मिलेगा ही नहीं आप लोगों को। ये जो खेल खेल रहे वो बंद करो। सब खेल नहीं खेल रहे थे, कुछ ही लोग खेल खेल रहे थे और कुछ लोग जेन्युइनली डिडक्शन क्लेम कर रहे थे। अब हो क्या गया, जेन्युइन लोग खराब बुरे लोगों के साथ अच्छे लोगों का भी बेनिफिट चले गया। तो इस सेक्शन में चोरी भी पॉसिबल हुआ करती थी। मुझे इतना सब बोल के खाली इतना ही आपको बताना है, एक्चुअल रेंट जब तक आप खुद नहीं भरते तब तक आपको एग्जम्पशन नहीं मिलता। एग्जम्पशन मिलने के लिए और एक बात इंपॉर्टेंट है, पहले आपको एचआरए मिलना भी तो चाहिए। जिसको एचआरए मिलता है वही तो एग्जम्पशन की भी बात करेगा ना, ठीक है ना। तो पहले तो आपको एचआरए मिलना चाहिए, वो एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन आप रेंट भरने चाहिए, वो एक कंडीशन हो गई। आप रेंट भरने चाहिए, आप लोग जो असेसी है वो रेंट भरना चाहिए, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, मुंबई जैसे शहरों में या किसी भी शहरों में कभी कभी बच्चे लोग साथ में भी रहते हैं, 8-10 लोग, खास करके बॉयज लोगों का तो जमी जाता है, ठीक है ना। वो लोग तबेला बना देते हैं रेंटेड हाउस को, और उसी के रीजन से आपको पता होगा तो बहुत सारे सिटीज में बैचलर्स को रूम नहीं देते, ठीक है ना। खास करके बॉयज बैचलर्स को, गर्ल्स बैचलर्स को तो एक बार दे भी देते हैं, क्योंकि गर्ल्स क्या मैक्सिमम 3 से 4 एक रूम में रहते हैं एंड दे मेंटेन द हाउस। बॉयज लोग क्या एक बेड पे 4 लोग सो सकते हैं, ठीक है ना। तो एक 10-12 लोग वो साथ में रहते हैं। बताओ इतने सारे लोग साथ में क्यों रह रहे हैं? क्या रीजन है? क्या कम करना चाहते हैं वो लोग? रेंट पर हेड कम करना चाहते हैं, उनको भी कोई शौक नहीं है। तो रेंट पर हेड, अभी आप लोगों का 1 लाख रुपए का पगार है, आप 10 जन एक घर में रहते हो, घर का रेंट 30,000 है, पर हेड कितना आएगा? अरे 3,000 आएगा ना, इतना क्या कैलकुलेट कर रहे हो? 10 लोग आप रहते हो, घर का रेंट 30,000 है, ठीक है ना, तो पर हेड कितना आएगा? 3,000 ही आएगा ना दोस्त। तो बहुत ज्यादा ऐसा जान जल रही है कि आपको रेंट भरने के लिए। आज कंपेयर टू अर्लियर रेंट, आपका 1 लाख रुपया सैलरी है, 40,000 रुपया आप रेंट भर रहे हो। अब कैसा? अब थोड़ा आपके अकाउंट में ऐसा कुछ खड्डा हुआ ऐसा दिख रहा है कि अब बैंक अकाउंट में 1 लाख आया, बैंक अकाउंट से 40,000 गया, कैसा लग रहा है आपको? दिख रहा है दर्द हो रहा है कि नहीं? बैंक अकाउंट में 1 लाख आया, बैंक अकाउंट से 3,000 गया, किधर खड्डा हुआ? बहुत बड़ा, ऐसा आपको दर्द हो रहा है क्या? महीना भर आप उस घर ही में रह रहे हो, तो ठीक है ना, 3,000, 4,000, 5,000 ठीक है कि नहीं? मैं आपको पूछना चाहता हूं, कितना रेंट देने के बाद, 1 लाख में से कितना रेंट देने के बाद आपको फील होना चालू होगा कि मैं रेंट भर भी रहा हूं? ऐसा एक नंबर बताओ जहां पे आपको फील होना। 3,000 यू विल नॉट इवन फील। आप चाइनीज खाने जाते हो कभी 10 लोग, तभी बिल 4-5 हजार हो जाता है आपका। तो आप लोग बताओ कि आपको फील कब होना चालू होगा कि रेंट इज वन ऑफ द मेजर एक्सपेंसेस? नहीं, 40-50 पे तो बहुत अच्छे से फील होगा। फील के अच्छे से अंदर तो घुसेगा, 10-15% के बाद चालू हो जाएगा। तो इन्होंने बोला भी वही है। ये जो थर्ड लाइन है ना, इसका लॉजिक बहुत बड़े बड़े महान लोगों को भी नहीं पता कि ये क्या है। पढ़ाने के लिए पढ़ा देते, और मैं भी बहुत साल से पढ़ाता ही था। अभी मुझे ये बोलना समझ में आया कि थर्ड लाइन का लॉजिक कैसे समझाऊं।
फॉर्मूला देखो कैसे उन्होंने बोला है, 40% और 50% ऑफ सैलरी, ये तो पता ही है ना, मैं लिमिट लगा रहा हूँ 40% और 50%। 40 कब लेंगे? नॉन मेट्रो सिटीज़ में, और 50 कब लेंगे? मेट्रो सिटीज़। मेट्रो कौन सी? मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता। अगर उसका अगर होगा तो 50% आप लोगे सैलरी का, जितना भी सैलरी होगा उसका 50%। सैलरी 1 लाख है तो 50% 50,000 हो गया, सैलरी 10 लाख है तो 50% 5 लाख हो गया, वो एक लिमिट हो गया, ठीक है ना। सेकेंड नंबर क्या है? एक्चुअल से ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए, एक्चुअल एचआरए से तो ज़्यादा एग्जम्पशन नहीं मिलना चाहिए, तो एक्चुअल एचआरए को उन्होंने एग्जम्पशन लगाया। यहाँ तक क्लियर है? लिमिट लगाया वहाँ पे। आगे चलूँ? हाँ, उसके आगे देखो अभी क्या है, थर्ड क्या है, रेंट पेड है। रेंट पेड पे रुक जाना चाहिए था ना वो, अरे देखो ना, थर्ड नंबर किधर रुक जाना चाहिए था? रेंट पेड। थर्ड नंबर रेंट पेड क्यों होना चाहिए मुझे वो भी बताओ। एक्चुअल रेंट होना चाहिए ना, एक्चुअल रेंट अगर नहीं होगा तो आपको एग्जम्पशन भी नहीं मिलना चाहिए। मान लेते आपका 1 लाख रुपए का क्या है, सैलरी है, ठीक है ना। 40,000 रुपया आप क्या देते हो? नहीं 40,000 रुपये, हाँ 40,000 रुपया आप रेंट भर रहे हो, 40,000 रुपया क्या भर रहे हो आप? रेंट भर रहे हो, ठीक है ना। आपके एम्प्लॉयर ने आपको 45,000 दिया है एचआरए, ठीक है ना। 50% ऑफ सैलरी, 3 नंबर बताओ आपके क्या आएंगे? 1 लाख रुपये आपकी सैलरी है, 50% ऑफ सैलरी क्या आ गया? 50,000। आपको मिला कितना? 45,000, और एक्चुअल रेंट कितना है? 40,000। विच एवर इज क्या करते हम? लोअर करते। तो ये लॉजिक तो समझ में आ रहा है ना, ये सारे नंबर का लॉजिक है। मैं खाली क्या चीज का लॉजिक नहीं बता सकता था पहले कि ये -10% क्यों किया रेंट में से? क्या किया है? -10% क्यों किया है? लास्ट वाला नंबर देखो ना, रेंट पेड -10%। इसका मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देके बताता हूं। अभी तो मैंने आपको बताया कि आपको फील ही नहीं होगा 10% तक। तो हुआ कुछ ऐसे, हमारे खुद के क्लाइंट है, अपने ऑफिस में ही असेसमेंट होता है, इज IT सॉफ्टवेयर पर्सनल, ठीक है ना, IT में काम करते हैं। IT वालों को सैलरी अच्छी होती है क्योंकि रिसेंट में IT में बूम चल रहा है, तो आपको पता है। तो उनकी सैलरी समवेयर अराउंड 30 लाख है, 28 लाख से ऐसा कुछ तो है, 28 लाख टू 30 लाख के बीच में उनकी सैलरी अपनी एसएससी है, हमारे ऑफिस में ही काम होता है। तो लॉकडाउन ओपन होने के बाद भी वर्क फ्रॉम होम कंटिन्यू किया IT कंपनी ने बहुत अच्छे खासे पीरियड तक, ठीक है ना, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम में भी उनके सॉफ्टवेयर डेवलप हो ही रहे थे। तो वाई विल दे इनकर ऑफिस कॉस्ट? आपको समझ रहा है ना, एम्प्लॉय को ऑफिस में बुलाने से एम्प्लॉयर का कॉस्ट बढ़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बिल, मेंटेनेंस, ये वो सिस्टम यूज करेगा, जगह यूज करेगा, रेंट देना पड़ेगा। तो एम्प्लॉय को सैलरी देने से ज़्यादा तो उसको एम्प्लॉय का इंफ्रा कॉस्ट मेट्रो सिटीज़ में ज़्यादा होता है, एम्प्लॉय का इंफ्रा कॉस्ट इज़ वेरी हाई। तो उन्होंने बोला यार वर्क फ्रॉम होम जब काम हो ही रहा है तो घर पे क्यों बुलाने का। अब वो जो पर्सन है, ठीक है ना, वो हमारे किसी गांव के है, यहाँ पे गडिंगलज के नहीं है, गडिंगलज इज अ तालुका लेवल, तो उसके अंदर के किसी गांव में है। गांव में प्रॉब्लम क्या होता है? इंटरनेट इशू और सॉफ्टवेयर को, मतलब उनको कंटिन्यूसली इंटरनेट पे रहना पड़ेगा। दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है, गांव है और आप शहर से आए हो, तो बहुत सारे लोग आपको मिलने आते हैं, बात करने आते हैं। गांव है ना, तो गांव में टाइम पास, मुझे बताना है कि टाइम पास बहुत ज़्यादा होता है। आपके खुद के माँ बाप है, आजू बाजू वाले लोग कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ, क्योंकि गांव में क्या होता है ना, ऐसा मुंबई जैसे ऐसे रूम क्लोज करके बैठने का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि बहुत सारे गांव के घरों में अंदर के रूम में दरवाजे ही नहीं होते, ठीक है ना। तो यू कैन नॉट हैव दैट कि नहीं मैं अभी रूम बंद कर लूंगा अंदर से एंड आई विल वर्क एंड आई विल फोकस, ऐसा होता ही नहीं है वहाँ पे। तीसरा, इलेक्ट्रिसिटी इज द इशू, लाइट कभी भी जाती है गाँव में, ठीक है ना। तो ये 3 मेजर इश्यूज हो गए। उसके वजह से उन्होंने शिफ्ट कहाँ पे किया, घर उनका इधर ही नियर बाय गाँव में, लेकिन उन्होंने दिन भर काम, जैसे गाँव में, जैसे मुंबई में घर से निकल के ऑफिस जाते थे, वैसे ही हैज टेकन वन पर्टिकुलर फ्लैट ऑन रेंट इन गडिंगलज। समझ रहा है? बहुत बड़ा फ्लैट लेंगे क्या? नहीं, 1 रूम किचन या 1 BHK लिया होगा, छोटा सा फ्लैट लिया होगा। क्यों? उनको करना ही क्या है, रोज सुबह घर से निकलना है, यहाँ बैठना है, वाईफाई वगैरह लगा लिया होगा, दिन भर काम करना है, शाम को यहाँ से घर जाना है। ही डिड नॉट स्टे हियर, ठीक है ना, यहाँ पे रहने नहीं आए थे, वो खाली दिन भर पीसफुली काम करने आए थे। तो ही केम टू मी एंड आस्क, उनका रेंट कुछ 5,000 रुपया था महीने का। कितना था? 5,000 रुपीज पर मंथ। जिसका सैलरी, एनुअल सैलरी 30 लाख रुपया, उसको 5,000 रुपया मंथ का रेंट। पहले तो अफोर्डेबल है कि नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों को, अफोर्डेबल है? 5,000 रुपया इज ओके? बहुत ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा है, ऐसा अकाउंट में खड्डा हो गया ऐसा नहीं दिख रहा है? तो उन्होंने मुझे आके रिक्वेस्ट किया कि राम सर कैन आई गेट एचआरए, क्योंकि जब मैं मुंबई में रहता था तो मुझे एचआरए का एग्जम्पशन मिलता था। तो मैंने उनको बिना सोचे समझे बोल दिया आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा।
तो बोलते कैसे नहीं मिलेगा, मैं तो रेंट भर रहा हूं। बोला सर रेंट भरने से एचआरए का एग्जम्पशन नहीं मिलता, अच्छा खासा रेंट भरने से मिलता है। तो अच्छा खासा मतलब कितना अच्छा खासा, तो मैंने बोला देखो आपके सैलरी का मिनिमम 10% से तो ज़्यादा भरना पड़ेगा। तो एनुअल सैलरी आपकी 30 लाख मान लेते हैं, उसका 10% कितना होता है 3 लाख रुपया। 3 लाख रुपए तक अगर आप रेंट भरोगे ना, तब तक तो गवर्नमेंट 0 रुपया का एग्जम्पशन देता है। आपने भरा रेंट लेकिन आपको एग्जम्पशन नहीं मिलता। तो एग्जम्पशन कब देगी गवर्नमेंट, जब आप 3 लाख रुपए के ऊपर रेंट भरोगे। अब इनका 5000 मंथली एनुअलाइज करोगे तो 60,000 होता है। तो विद इन 10% है क्या आउटसाइड 10% है, बोलो विद इन 10% है ना, तो एग्जम्पशन नहीं मिलता। 3.5 लाख रुपया रेंट भरते रहेंगे मुंबई में तो मिलता होगा ना, 10% माइनस हो जाता है सैलरी का, तो बचा कितना 50,000 रुपया। तो हमेशा याद रखो अनलेस एंड अनटिल, अभी बहुत कंक्लूड कर रहा हूं, लास्ट सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस, अनलेस एंड अनटिल यू पे रेंट मोर देन 10% ऑफ योर सैलरी, आपको एचआरए का एग्जम्पशन नहीं मिलता। मैंने क्या बोला, जब तक आप अपनी सैलरी के 10% से ज्यादा रेंट नहीं भरते तब तक आपको एचआरए का एग्जम्पशन नहीं मिलता। और कितना मिलता है, तो एक्चुअल रेंट माइनस 10% ऑफ सैलरी करूंगा। एक्चुअल रेंट अभी मेरे एग्जांपल में 3.5 लाख रुपया, 30 लाख रुपीज मेरा सैलरी था, 10% ऑफ सैलरी 3 लाख आएगा, तो लास्ट फिगर ऑफ 50,000 होता है। तो आपने भरा 3.5 लाख, लेकिन आपको एग्जम्पशन कितना मिलेगा 50,000 का, क्योंकि 10% ऑफ सैलरी रेंट में से माइनस होता है। गवर्नमेंट फंडामेंटली आपको 10% ऑफ सैलरी तक का अगर आप रेंट भरते हो तो उनको ऐसा लगता है कि बहुत सब्सटेंशियल रेंट नहीं है, तो आपको एग्जम्पशन देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर रेंट इज योर मेजर एक्सपेंसेस, आपके लाइफ का रेंट क्या है, एक मेजर एक्सपेंस है, तो ही एचआरए का एग्जम्पशन मिलता है। तो मैंने शुरू कैसे किया था, मैंने पहले तो शुरू किया था कि देखो मेट्रो सिटीज में लोगों के खुद के घर नहीं होते, या शहरों में मेट्रो क्या नॉन मेट्रो में भी लोगों के खुद के घर नहीं होते। बहुत सारी फैमिलीज वहाँ पे ट्रैवल करती है, माइग्रेट करती है टू अर्न इनकम, सैलरी कमाने के लिए, बिजनेस करने के लिए, कुछ करने के लिए, पैसा कमाने के लिए वहाँ पे वो माइग्रेट करते हैं। माइग्रेट करते तो बहुत सारी लोग माइग्रेट करते करके वहाँ पे रेंट का एक्सपेंस बढ़ते जाता है, अनअफोर्डेबल तक हो जाता है। वो कॉम्पेंसेट करने के लिए कंपनी आपको क्या देती है, एचआरए देती है। एचआरए एक एडिशनल अलाउंस हो गया, हाउस रेंट अलाउंस हो गया। हाउस रेंट अलाउंस को गवर्नमेंट वैसे तो टैक्स करना चाहता है, लेकिन गवर्नमेंट के दिल के अंदर थोड़ा तो आपके लिए क्या बोलते हैं ना, दया दृष्टि है, तो उन्होंने बोला इसको हम एग्जम्पशन देंगे। सर एग्जम्पशन कितना मिलेगा, तो मैंने बोला एग्जम्पशन आपको या तो 40% और 50% ऑफ सैलरी। तो मान लेते हैं मेट्रो सिटी है, तो हम पहला नंबर क्या लिखेंगे, फिर 50% ऑफ सैलरी। दूसरा नंबर क्या लिखेंगे, एक्चुअल एचआरए कितना मिला। और तीसरा नंबर मैंने क्या बोला था कि आप रियलिटी में आपने क्या भरना चाहिए, रेंट भरना चाहिए, और उसमें से माइनस पहले क्या करेंगे हम 10% ऑफ सैलरी। इन 3 नंबर में का विच एवर इज लोअर। और क्योंकि मैंने आपको बोला मुंबई वगैरह जैसे शहरों में अभी रेंट बहुत ज़्यादा हो गया है, तो एचआरए का नंबर, एचआरए का एग्जम्पशन, मतलब हमने कुछ एसोसिएट का कंपटीशन किया है, कोई एम्प्लॉय एचआरए में 12 15 लाख रुपए का एग्जम्पशन ले रहा है। 12 से 15 लाख रुपए का क्या ले रहा है, एग्जम्पशन ले रहे हो लोग। समझ में आ रहा है क्या? तो बहुत बड़ा नंबर का आपको एग्जम्पशन मिलता है, क्योंकि उनकी सैलरी 40 लाख 50 लाख ऐसी सैलरी होती है, और रेंट भी। हाँ बोलना उसको क्या इधर होगी क्या, मैंने लाई हो, देख वो देख सामने। लोग तो नहीं पता, लेकिन एक बार उसको पूछ लेना, एक ये लेना, कितने लोग हैं पूछ ले, उतना चाय नाश्ता लेके भेज दे। वो बाजू से ले ले, थर्मस लेके जा, बाजू से चाय ले ले, आई नहीं आ रही तो। थोड़ा प्रोसेस करो जो मैंने बोला है, समझ में आ रहा है आपको, याद हो जाएगा।
अपना प्लास्टिक टेबल कहाँ गया है यहाँ का? कितने लोग हैं? उधर 8 लोग हैं। इधर कोई नाश्ता करेगा? तू मैनेज कर लेगा ना ऋषि अकेले? नहीं, मैं नहीं करूँगा। ओके, अगला अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि सैलरी का मतलब क्या। अब यहां से आगे आप सैलरी का एक जनरल मीनिंग याद रखो जो मैं एचआरए में पढ़ा रहा हूं। सैलरी मतलब खाली यहां पे बेसिक सैलरी तो लेनी ही है ऑब्वियसली, लेकिन आपको मैं कल चिल्ला के पढ़ा रहा था, देयर इज समथिंग कॉल्ड डीए इन टर्म्स। डीए इन टर्म्स मतलब क्या? डियरनेस अलाउंस जब आपको तभी इन्फॉर्म किया गया था जब आपको अपॉइंट किया गया था, इट इज एज गुड एज सैलरी, ठीक है ना। तो डीए एक दूसरा भी होता है, डीए नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, और एक होता है डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। तो यहाँ पे कौन सा वाला डीए लेना है? डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, जिसको हम डीए बोलते हैं, डीए इन टर्म्स बोलते हैं। और एक होता है टर्नओवर कमीशन, एक नॉर्मल कमीशन भी होता है, और एक क्या होता है? टर्नओवर कमीशन। टर्नओवर कमीशन मतलब जब परसेंटेज ऑफ कमीशन, परसेंटेज ऑफ आपके सेल्स का, ठीक है ना, टर्नओवर मतलब सेल्स, आपने कितना बिजनेस लाया, कितना धंधा लाया कंपनी में, उसका एक परसेंटेज आपको एज ए इनकम दिया जाता है, तो उसको हम टर्नओवर कमीशन बोलते हैं। अभी कितने पीरियड का लेने का, तो उन्होंने बोला है रेलेवेंट पीरियड का लेने का। सैलरी कितने पीरियड का लोगे? तो रेलेवेंट पीरियड। तो सर रेलेवेंट पीरियड मतलब क्या? अब एम्प्लॉय अगर एक्चुअली 5 महीने ही अपने रेंटेड घर में रहता है पूरे साल में, यूजुअली 12 महीने रहेगा, वो तो यूजुअल हो गया, तो यूजुअली अगर 12 महीने रहेगा तो रेलेवेंट पीरियड को भी कितना पीरियड माना जाएगा? 12 मंथ। लेकिन अगर एक्चुअली रेंटेड प्रीमाइसेस में उसने 5 मंथ रुका था तो 5 मंथ माना जाएगा। तो सैलरी पूरे साल का नहीं लेना है, 1 महीने का नहीं लेना है, कितने पीरियड का लेना है? रेलेवेंट पीरियड का लेना है। तो रेलेवेंट पीरियड मतलब कौन सा पीरियड? पीरियड फॉर विच अकोमोडेशन वाज एक्चुअली ऑक्यूपाइड बाय दी असेसी, उसने सच में उस घर में कितना टाइम रुका था। और सैलरी का मीनिंग हमेशा भी क्या लेंगे हम, जब तक मैं बोलूंगा नहीं चेंज करने के लिए तब तक, बेसिक सैलरी, डीए इन टर्म्स एंड टर्नओवर कमीशन। अलग अलग प्रोविजन में सैलरी का मीनिंग अलग अलग होता है। जैसे अभी आपने देखा, अभी आपको मैंने 2 अलाउंस पढ़ा है। एंटरटेनमेंट अलाउंस जब मैंने पढ़ाया तो मैंने बोला 1/5 ऑफ क्या? 1/5 ऑफ सैलरी नहीं बोला, 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी बोला था। तो यहाँ पे बेसिक सैलरी लिखा गया, वर्डिंग दिख रहा है आपको ना, यहाँ पे वर्डिंग क्या लिखा गया है? बेसिक सैलरी। तो यहाँ पे डीए इन टर्म्स और टर्नओवर कमीशन नहीं लेंगे, वहाँ पे खाली बेसिक सैलरी है। और एचआरए का जब हम कंप्यूटेशन अभी करने जाएंगे तो बेसिक सैलरी भी लेना पड़ेगा, डीए इन टर्म्स भी लेना पड़ेगा, और टर्नओवर कमीशन भी लेना पड़ेगा। क्लियर है? हाँ, चलो देखते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन के साथ समझने का ट्राई करेंगे। समरी नोट्स आप लोग आराम से बना लेना बाद में, देखते कब बनाते हो। राजकुमार का क्वेश्चन करेंगे। राजकुमार हैज फॉलोइंग रिसिप्ट फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर। बेसिक सैलरी टैक्सेबल होगा? पहले नॉर्मल वाला बताओ, एचआरए बाद में करेंगे। बेसिक सैलरी टैक्सेबल होता है क्या? होता ही है। डियरनेस अलाउंस टैक्सेबल होता है? हाँ होता है। कमीशन टैक्सेबल होता है? होता है। अब ये नॉर्मल कमीशन लग रहा है कि आपको टर्नओवर कमीशन लग रहा है? ये नॉर्मल कमीशन है। टर्नओवर कमीशन अमाउंट में नहीं देते, टर्नओवर कमीशन किस में देते हैं? परसेंटेज में देते हैं। 0.5%, 1% ऑफ योर टर्नओवर। ये नॉर्मल दिया है ना, कहीं लिखा ही नहीं है सेल्स है। मोटर कार फॉर पर्सनल यूज, गाड़ी दिया है। पहले तो ये मॉनेटरी बेनिफिट है कि नॉन मॉनेटरी बेनिफिट है? अरे गाड़ी दिया है यूज करने के लिए, मॉनेटरी बेनिफिट है कि नॉन मॉनेटरी बेनिफिट है? नॉन मॉनेटरी बेनिफिट है। गाड़ी दिया ना एम्प्लॉयर ने, पैसे थोड़ी ना क्या दिए हैं, तो ये नॉन मॉनेटरी बेनिफिट है। इसी को ही हम परक्यूजिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परक्यूजिट। वो आगे जाके बात करेंगे, ठीक है ना। हाउस रेंट अलाउंस दिया। क्वेश्चन किसके ऊपर होगा? पूरा एचआरए के ऊपर होगा ना, क्योंकि एचआरए तो सिखा रहा हूं आप लोगों को। तो फाइंड आउट एचआरए एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर Rajkumar, assuming that he has paid a rent of 16,000 per month for his accommodation at Kanpur. कानपुर मेट्रो है, तो कितना लेंगे हम एग्जाम्पशन कंप्यूट करने के टाइम पे? 2 ऑप्शन है ना, 40% और 50%। तो आप कितना लोगे अभी?
40% ऑफ सैलरी लेंगे। जो डीए दिया था, कहीं नहीं लिखा है कि डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट था कि नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट था। नीचे नोट में लिखा है डीए फॉर्म्स पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, मतलब डीए टी है कि डीए एन टी है? डीए टी है, तो डीए टी है तो हमें यहाँ पे इसको कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है ना। राजकुमार एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ डिफॉल्ट रिजिम। बताओ डिफॉल्ट रिजिम में से बाहर क्यों आ रहा है? एचआरए का एग्जम्पशन लेने के लिए, क्योंकि डिफॉल्ट रिजिम में एचआरए का एग्जम्पशन मिलता ही नहीं, है ही नहीं, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो करे, मतलब ऑप्शनल रिजिम से सॉल्व करना पड़ेगा। चलो स्टार्ट करेंगे, फटाक से स्टार्ट करेंगे। मैं टैक्सेबल एचआरए निकाल रहा हूँ, एक्चुअली एग्जम्पशन उसका पार्टी है, उन्होंने एग्जम्पशन पूछा, हम लोग टैक्सेबल निकालेंगे। ऑब्वियसली अंडर यहां तक आ गए कि आप लोग एचआरए रिसीव्ड तक? कितना मिला एचआरए क्वेश्चन में? देखो 15,000 पर मंथ कंपनी दे रही है ना उसको एचआरए, तो कितने से मल्टीप्लाई करूं मैं? रेलेवेंट पीरियड क्या मानूं? यहाँ पे रेलेवेंट पीरियड उन्होंने बोला नहीं है, तो कितना होता है? तो 12 मंथ लेना है। आउटर कॉलम में 1,80,000 लेस क्या करूंगा इसमें से? एचआरए एग्जम्पशन सेक्शन क्या है पता है एचआरए का? 10(13)A। कल मैंने जितने भी आपको एग्जम्पशन पढ़ाए थे वो कौन से सेक्शन में थे? 10(14) में थे, ठीक है ना। ये किस में है? 10(13)A में है। अलग से क्यों दिया है? क्योंकि इसकी एक औकात है, मैंने बताया आपको। एग्जाम में भी अलग से क्वेश्चन आ रहा है, आप देख ही रहे हो, अलग से एचआरए के ऊपर क्वेश्चन आता है। और प्रैक्टिकल लाइफ में भी एचआरए वाज वन ऑफ द वेरी बिग टैक्स प्लानिंग टूल, जो मैंने आपको शुरुआत से बताया। नॉट ओनली टैक्स प्लानिंग, इसमें टैक्स की चोरी भी होती थी, कैसे होती थी वो भी मैंने आपको समझाया। लोग घर ही घर में क्या देते थे? रेंट देते थे, तो वो करते हैं लोग, क्या ही करेंगे, लोग बड़े अच्छे हैं, हम क्या करेंगे, देश है हमारा तेजस्वी लोगों से भरा है। पहला नंबर क्या लिखो अभी? जल्दी बताओ ना, पहला नंबर क्या लिखने का? याद करो अभी यार, इतना तो याद करो। 40% ऑफ क्या लिखूं? बेसिक तो बोला ही नहीं मैंने, 40% ऑफ सैलरी लेना पड़ेगा, ठीक है ना, 40% ऑफ सैलरी। दूसरा नंबर क्या लिखो? यहाँ पे एक वर्किंग नोट आएगी, जो भी आएगी बाद में, एक लाइन छोड़ रहा हूँ मैं, पहले मुझे करने दो, 2 मिनट दो मुझे, आपको प्रेजेंटेशन समझाता हूँ। सेकेंड नंबर क्या लिखूँ? पहले नंबर बताओ। 40% ऑफ सैलरी पहला नंबर लिखा। दूसरा क्या लिखूँ? एक्चुअल एचआरए से कंपेयर करना होता है। सर एक्चुअल एचआरए से क्यों कंपेयर करते हो? क्योंकि कहीं गलती से हम लोग ज़्यादा ना निकाल ले एग्जम्पशन। 40% ऑफ सैलरी ज़्यादा अमाउंट, बड़ा अमाउंट भी आ सकता है ना रे, लेकिन एग्जम्पशन तो मैं आपको एक्चुअल नंबर से ज़्यादा दे ही नहीं सकता। ये तो नंबर हमने ऊपर ही निकाला हुआ, इसको क्या ही सोचना है अभी, 1,80,000 ही है ये, ठीक है ना। और तीसरा नंबर मुझे बताओ, मुझे तीसरे नंबर के लॉजिक से प्रॉब्लम है। तीसरे नंबर का क्या है? रेंट पेड। बाबा रेंट पेड किया क्या? इसने पेड किया था क्या? यस। और माइनस क्या करना है? 10% ऑफ सैलरी। क्यों माइनस करते हैं? इसका लॉजिक क्या बताया मैंने कि जब तक 10% से ज़्यादा भरोगे नहीं तब तक रेंट सब्सटेंशियल अमाउंट नहीं होता आपके लाइफ का, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट हमेशा पहले 10% माइनस कर देता है, तो बहुत ही मीगर सा छोटू सा अमाउंट होगा तो गवर्नमेंट एचआरए का एग्जम्पशन
नहीं देता, ऐसा कुछ मैंने आपको लॉजिक पढ़ाने का ट्राई किया। तो अभी मुझे क्या करना है, वर्किंग नोट नंबर 1, यहाँ पे 3-4 लाइन छोड़ के मैं नीचे जा रहा हूँ, ठीक है ना। वर्किंग नोट नंबर 1, सर वर्किंग नोट नंबर 1 में मैं क्या निकालूंगा, सैलरी फॉर रेलेवेंट पीरियड निकालूंगा। सैलरी फॉर रेलेवेंट पीरियड, मुझे बताओ सैलरी फॉर रेलेवेंट पीरियड में मुझे क्या क्या लेना पड़ेगा, अरे बोलो ना क्या क्या आता है। बेसिक सैलरी प्लस क्या आता है, डीए इन टर्म्स, डीएटी आता है, और प्लस क्या आता है, टर्नओवर कमीशन, उसको मैं टीओसी बोलता हूँ, टर्नओवर कमीशन। आपके सामने क्या क्या है यहाँ पे जल्दी बताओ। बेसिक सैलरी कितना था, 40,000 रुपीज़, लिखा मैंने 40,000, प्लस क्या लेना है, डियरनेस पूरा का पूरा लेना है 6,000 ले लिया। टर्नओवर कमीशन है नहीं, नॉर्मल कमीशन दिया गया है, ठीक है ना। इनटू क्या करूंगा 12, तो 46,000 आपको समझ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं। मैंने रेलेवेंट पीरियड के लिए सैलरी निकाली 40,000 प्लस 6,000, 40,000 मेरा बेसिक सैलरी था, 6,000 मेरा डीए इन टर्म्स था, और टर्नओवर कमीशन क्वेश्चन में नहीं है, नॉर्मल कमीशन दिया गया है, लेकिन मुझे टर्नओवर कमीशन चाहिए रहता है। अब मुझे बताओ बेसिक सैलरी का मुझे 40% लेना है, तो 40% आ ही जाएगा ना। अभी इसका आपके पास जब सैलरी आ गया है, सैलरी फॉर रेलेवेंट पीरियड आ गया है, तो उसका 40% लेना है। 40% क्यों सर, कानपुर है करके, हाँ कानपुर है ना, नॉन मेट्रो सिटी है ना, तो यहाँ पे लिखो नॉन मेट्रो सिटी है, इसलिए ऐसा किया गया था। कानपुर इज अ नॉन मेट्रो सिटी, 40% आ गया। कैन यू प्लीज टेल मी रेंट पेड है क्या, इसने रेंट दिया है क्या, 16,000 रेंट दिया है। अगेन पूरे साल भर का मानेंगे यहाँ पे, तो 16,000 को एनुअलाइज करोगे तो कितना आएगा, 1,92,000 आ रहा है, ठीक है ना। 1,92,000 में से 10% ऑफ सैलरी माइनस होना है। 10% ऑफ सैलरी मतलब मैं 55,200 बोल दूं। अरे आपने निकाला है ना ये सैलरी, तो उसका 10%, ये कितना आ रहा है नेट करके, वन लाख। और ऑब्वियसली विच एवर इज लोअर आपको करना पड़ता है। विच एवर इज लोअर, इन तीनों में का विच एवर इज लोअर आउटर कॉलम में आएगा। कौन सा आउटर कॉलम में आएगा, 136,800, ये लोअर है, ठीक है ना। इसको मैं माइनस में लिख रहा हूं। सर माइनस में क्यों लिख रहे हो, ब्रैकेट में आप लोग ब्रैकेट में लिखोगे, क्योंकि ये टैक्स रिसीव में से एग्जम्पशन माइनस हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा मुझे, HRA टैक्सेबल, या टैक्सेबल HRA। उन्होंने टैक्सेबल नहीं पूछा, उन्होंने एग्जाम पूछा, लेकिन मैंने सारे ही पढ़ा दिए कि कुछ भी आने दो, HRA रिसीव्ड आने दो या HRA टैक्सेबल आने दो, ये फिगर ही निकालनी है। उनका आंसर था, जो एक्चुअल आंसर है वो ये है। कितना एग्जम्प्ट है यहाँ पे, 136,800। अगर MCQ में आता तो इस नंबर पे टिक करता, टैक्सेबल में आता तो इस नंबर पे टिक करता। बहुत डिफिकल्ट है, आसान है, बताओ, हिम्मत रखो, आसान है कि डिफिकल्ट है, इजी तो है। क्या ही करना है, क्या करना है बताओ मुझे, स्टेप बताओ। HRA में क्या चेक करोगे आप, पहले HRA मिलेगा तो HRA का एग्जम्पशन देंगे, तो एक नंबर तो वही है, 3 में का एग्जम्पशन में का एक नंबर क्या है, HRA रिसीव्ड, ठीक है ना। दूसरा क्या लेना है, पहला नंबर क्या होता है, 40% या 50% ऑफ सैलरी। तीसरा क्या करना है, रेंट पेड किया है कि नहीं देखना है, रेंट पेड किया है तो माइनस क्या करेंगे उसमें से, 10% ऑफ सैलरी। हो गया, याद हो गया। सैलरी का मतलब क्या, बेसिक सैलरी प्लस डीए इन टर्म्स प्लस टर्नओवर कमीशन। कितने पीरियड का लेंगे, रेलेवेंट पीरियड करेंगे। रेलेवेंट पीरियड मतलब कौन सा पीरियड भैया, जिसके लिए एक्चुअली उसने रेंटेड घर में रुका था, अभी इस क्वेश्चन में बोला नहीं था तो हमने मान लिया 12 महीने रुका होगा। ओके, इजी है। चलो आप लोग एक क्वेश्चन करोगे अभी, देखो आपको ऐसे ही सिखाया जाएगा और आपको ट्राई देना पड़ेगा।
आप थोड़े पगला जाओगे, लेकिन ऐसे ही करना है। ठीक है, मैं आपको 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप लोगों को देखो जम रहा है क्या। मैं लेक्चर यहाँ पे एंड भी कर रहा हूँ, आप लोग आराम से बैठ के सॉल्व कीजिए। देखिए